फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एबीएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर लेसन में। और जो जो मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे पिछले 3 सालों में, उससे मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं बताता हूँ। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। और फ्रेंड्स देखिए, रिवीजन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपने उसे सही सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं सही सॉल्व कर पाए तो आपका जो भी नोट्स है उसे एक बार कंसल्ट कीजिए और आसपास के 2-3 पॉइंट और रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, और फिर इसे आके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो रिपीट हो, या नहीं तो ये तो चांस है ही कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का ये सेट है पूरा। इसके अलावा मैं अगला सेट भी लेकर आऊँगा जल्दी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को, अपने इस वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारे सामने ईयर है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर है। तो 2018 से 2019 में जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2500 है और जीडीपी डिफ्लेटर 120 है। 2019 से 2020 में नॉमिनल जीडीपी 3200 है और जीडीपी डिफ्लेटर 145 है। तो हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है कि 2017 और 18 का जीडीपी डिफ्लेटर 100 है, तो रियल जीडीपी 2019 और 2020 का कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 2207, 2215, 2214, 2214। अब एक बार खुद से सॉल्व कीजिए इसको। जीडीपी डिफ्लेटर पे मैंने एक केस स्टडी बनाया है अपने वीडियो लेसन में, जिसे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपको जीडीपी डिफ्लेटर में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, जीडीपी डिफ्लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार ध्यान से जरूर से देख के जाइएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। आपको 2017-18 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। रियल जीडीपी पूछा गया है और नॉमिनल जीडीपी कितना है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी आपको देखिए, रियल जीडीपी किस साल का पूछा है तो 2019 और 20 का पूछा है। तो दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर 2019-20 का देखिए कितना है, तो वो 145 है और नॉमिनल जीडीपी कितना है, 3200 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 145 बराबर 3200 डिवाइडेड बाई एक्स। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आप देखिएगा आपका जो आंसर मिलेगा वो 2207 मिलेगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017-18 का जीडीपी डिफ्लेटर हमें 100 दिया हुआ है, तो रियल जीडीपी 18-19 का कितना होगा। समझ रहे हैं बात को, 18-19 का रियल जीडीपी पूछा गया है। तो दोस्तों फिर से जरा 18-19 के डाटा को देखिए। तो 18-19 के डाटा को यदि देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी 2500 है और जीडीपी डिफ्लेटर 120 है, और जीडीपी डिफ्लेटर के फॉर्मूला में नॉमिनल जीडीपी को नोमिनेटर में लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, 120 इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो 2500 डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ से एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटे 2500। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट इसमें आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, वो आएगा 2083। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी फ्रॉम 2018-19। अब ग्रोथ रेट पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है इसका 5.95। अब मैं बताता हूँ कैसे ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है दोस्तों। देखिए, आप क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है, आप डाटा दिया हुआ है उसको पुट कीजिए तो आप जीडीपी डिफरेंट निकाल सकते हैं। और ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाएगा, तो इन्फ्लेशन रेट हमारा फॉर्मूला होता है न्यू ओ माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इन्फ्लेशन रेट पूछा गया है 2019 इन रिलेशन टू 18-19। तो आप क्या कीजिए, 18 का जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू लीजिए, 19 का जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू लीजिए और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, इसमें आप पुट कीजिए और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी 20.83। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर टॉपिक से आपको ग्रोथ रेट से भी क्वेश्चन आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट से भी क्वेश्चन आ जाएगा, और उसे कैसे डील करना है ये आप समझ चुके हैं यहाँ पे। बस एक फॉर्मूला याद रखना है जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद रखिए और आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में हमारा मॉड्यूल सी से क्वेश्चन है, डैश मीन्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट गिव्स मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। ए जॉब इनरिचमेंट, बी जॉब इनलार्जमेंट, सी जॉब सेटिस्फैक्शन
और डी जॉब रोटेशन। दोस्तों ये एक तरह का पूरा एवीएम का प्रैक्टिस हो रहा है। मैंने मॉड्यूल वाइज आपको प्रैक्टिस करवाया, मैंने यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाया, अब बारी है पूरे के पूरे एवीएम को प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आपका दिमाग जो है कभी कभी मॉड्यूल ए में जाएगा, कभी सी में जाएगा, कभी बी में जाएगा, कभी डी में जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस एक दिमाग में एक आपका एक कंडीशनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तो क्या पूछा गया है कि किसका हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ये ज़्यादा डिसीजन मेकिंग देता है, प्लानिंग देता है, कंट्रोलिंग पावर देता है। बताइए, इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट, सेटिस्फैक्शन, रोटेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जॉब इनरिचमेंट। थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए, जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव, इसके अंदर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट शुड गिव द एम्प्लॉय मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, समटाइम्स अ रोल ऑक्युपेंट फाइंड दैट देयर आर टू मेनी एक्सपेक्टेशन इन हिज न्यू रोल, दिस इज कॉल्ड। कभी कभी एक रोल के जो ऑक्युपेंट है वो कभी कभी पाते हैं कि उनके जो नया रोल है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसे क्या कहते हैं, ए रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, बी रोल ओवरलोड, सी रोल इरोजन और डी रोल आइसोलेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी रोल ऑक्युपेंट ये पाते हैं कि उनके पास उनके नए रोल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप मॉड्यूल डी में आप पहुंच जाइए। स्टॉक ऑडिट और रिसीवेबल ऑडिट इज डन, ऑप्शन ए। स्टॉक ऑडिट आखिर क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है टू क्रॉस चेक द रिलायबिलिटी ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर, यानी बोरोवर ने जो स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट किया है उसके रिलायबिलिटी को क्रॉस चेक करना। बी करा है टू क्रॉस चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द रिसीवेबल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर, यानी बोरोवर ने जो रिसीवेबल स्टेटमेंट सबमिट किया है उसके रिलायबिलिटी को चेक करना। सी करा है बैलेंस शीट फिगर को क्रॉस चेक करना, और डी करा है ऑल ऑफ द, यानी सभी के सभी करना। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। स्टॉक ऑडिट या क्रेडिट स्टॉक रिसीवेबल का यही पर्पस है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम चांस है ये पूछे जाने का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो जो भी पेपर सेट करते हैं उनके पास कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो ये दोस्तों इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जेएम किन्स एक्सप्लेन द इंटरेस्ट रेट प्योरली इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों मैंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से अपने पूरे चैनल में एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ मैंने केस स्टडी भी करवाया। दोस्तों आपको यदि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे केस स्टडी करना है तो मेरे एवीएम के केस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से केस स्टडी पूछे जाते हैं उसके मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों। और जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं केस स्टडीज़ के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जेएम किस ने इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन किया किसके टर्म में। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक फेनोमेना, ऑप्शन बी है मॉनेटरी फेनोमेना, ऑप्शन सी है सोशल फेनोमेना, ऑप्शन डी है मार्केट फोर्सेस। तो दोस्तों याद रखिएगा जेएम किस ने इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन किया था मॉनेटरी फेनोमेना के रूप में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बैंक डिपेंड्स ऑन। अब देखिए ये फिर से मॉड्यूल डी में पहुंच गए आप। एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के लिए बैंक किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन ए रेटिंग एजेंसी, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस स्टाफ ऑफ द बैंक, ऑप्शन सी बैंकिंग कंसल्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है रेटिंग एजेंसी। तो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के लिए बैंक डिपेंड करती है रेटिंग एजेंसीज पे। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है, शॉर्ट में से सीआरए कहते हैं या इसे रेटिंग सर्विस भी कहते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी होती है जो कि क्रेडिट रेटिंग को असाइन करती है, और ये बोरोवर को रेट करती है उसके रिपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों ने यदि मेरा एवीएम और बीएफएम का एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है और किस टॉपिक पे हमें छोड़ना है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम टाइम में इफेक्टिवली स्मार्ट वर्क के लिए। दोस्तों हमें स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी यदि नॉमिनेटर में हो और मनी सप्लाई यदि डिनोमिनेटर में हो तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ मनी कहेंगे, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन ऑफ मनी कहेंगे, ऑप्शन डी डिफ्लेशन ऑफ मनी कहेंगे। दोस्तों कल मैंने समझाया था कि वेलोसिटी ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यही है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनेटर में और मनी सप्लाई को डिनोमिनेटर में। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। एक सादा पन्ना उठाइए, जो फॉर्मूला आपको लग रहा है जो कि आपको याद करना है उसे नोट करते जाइए। अभी जो 3 दिन बचा हुआ है इसमें ये काम जरूर कीजिए ताकि लास्ट दिन जो है उस पन्ने में जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसे एक बार देख लीजिएगा। और इसमें आपको मेरे चैनल पे जो क्विक रिवीजन सेशन है हर एक मॉड्यूल के बने हुए हैं ए बी सी डी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हो सकता है कुछ फॉर्मूला आप मिस कर गए अपने उस पेज में, तो मेरे उस चैनल से मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसे देखिए, और हो सकता है वही फॉर्मूला आपको एग्जाम में मिल जाए। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन सेशन को जरूर यूज कीजिए दोस्तों।
आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स हैज बिन इन्वेस्टिंग ₹5,000 एवरी ईयर एट द ईयर एंड। समझिए बात को, एक्स जो है 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है प्रत्येक साल, और साल के अंत में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो उसे 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हिंट मैं दे देता हूं कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालना है, यानी FBOA का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, और FBOA का फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है, C/R इंटू 1 + R होल टू द पावर T-1। बस इसे अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। अब ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी हैज़ नेट वर्थ ऑफ 5 लाख, टर्म लायबिलिटी आर 10 लाख, फिक्स्ड एसेट वर्थ 16 लाख एंड करंट एसेट आर ₹25 लाख। देयर इज नो इंटेंजिबल एसेट और द नॉन करंट एसेट। कैलकुलेटेड नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये कंपनी का नेट वर्थ दे रखा है 5 लाख का, टर्म लायबिलिटी दे रखा है 10 लाख का, फिक्स एसेट दे रखा है 16 लाख का, और करंट एसेट दे रखा है 25 लाख का, और कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है करंट नॉन करंट एसेट पे। तो उसका नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? एक है, ऑप्शन ए है 1 लाख होगा, ऑप्शन 2 है 2 लाख होगा, तो ऑप्शन 3 है 3 लाख, ऑप्शन 4 है 4 लाख। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 लाख। नेट वर्थ का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व। तो दोस्तों कैपिटल कितना दिया हुआ है? कैपिटल आपको दे रखा, कैपिटल और रिजर्व का सम दे रखा है 5 लाख आपको, और कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कितना है हमारा? 5 लाख। तो लायबिलिटी टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 5 यानी कि 15, और एसेट हमारा कितना हो जाएगा? 16 + 25 यानी 41। तो दोस्तों इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखिए बैलेंस शीट के अनुसार क्या होता है? टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी कितना होगा? 41 लाख होगा। और दोस्तों इस 41 लाख में से जो 26 लाख होगा वो हमारा करंट लायबिलिटी होगा। तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA - CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है हमारा कितना? करंट एसेट है हमारा 27 और ये है हमारा 26, तो एक सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 लाख। ठीक है, 26 और 25, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 लाख। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज अ सिस्टम ऑफ ए मेजरिंग रिस्क, बी मिटिगेटिंग रिस्क, सी माइग्रेटिंग रिस्क, और डी क्रेडिट एवरेज। यानी क्रेडिट रेटिंग से क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है मेजरिंग रिस्क। क्रेडिट रेटिंग से हम लोग रिस्क को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट इज मोर सुटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेज विच हैव ए यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशन, बी हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन, सी लो लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड डी सीजनल ऑपरेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कैश बजट मेथड असेसमेंट का वो ज़्यादा सुटेबल होता है उस बिजनेस इंटरप्राइज के लिए जिसके पास जो है सीजनल ऑपरेशन होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा पॉइंट को, सीजनल ऑपरेशन करेक्ट आंसर है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। मार्केट डिमांड कर्व किस लॉ को फॉलो करता है? ए लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड, सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों मार्केट डिमांड कर्व याद रखिएगा लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए मार्केट डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को ऑबे करता है। दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन है, एम्प्लॉय बिहेवियर सच एज डे ड्रीमिंग, फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंटिज्म, टार्डीनेस, सैबोटेज कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। तो फिर से आप मॉड्यूल सी में आ चुके हैं, यानी कि ये सब जो बिहेवियर है उसको किस थ्योरी से आप एनालाइज कीजिएगा। पहला है साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है ट्रेड थ्योरी, तीसरा सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, डी है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। दोस्तों यदि मॉड्यूल से आपको तुरंत रिवाइज करना है 30 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर, तो मेरा 2 वीडियो है हमारे इस चैनल पे जिससे आप लोग एक एक पॉइंट को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, तो उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका, और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, डेब्ट इक्विटी डिनोट पोजीशन ऑफ द फर्म। तो डेब्ट इक्विटी जो है कौन सा पोजीशन दिखाता है? ए प्रॉफिटेबिलिटी, बी सॉल्वेंसी, सी लिक्विडिटी, डी नन। दोस्तों ये जो पार्टिकुलर PDF है इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, जगह जगह से मैंने कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर और फिर आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। तो डेब्ट इक्विटी कौन सा पोजीशन को दिखाता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों याद रखिएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लोन कैन बी गिवन टू द बाय द बैंक टू, यानी बैंक प्रोजेक्ट लोन किसे दे सकती है? ऑप्शन ए केवल कॉर्पोरेट को, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट को भी, पार्टनरशिप फर्म को भी, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, तीनों को, और ऑप्शन डी एनी बिजनेस एंटिटीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन
ये है दोस्तों, प्रोजेक्ट लोन जो है केवल हम लोग किसी बिजनेस एंटिटी को दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन हमारा नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क। यानी क्रेडिट रिस्क में ये दो फैक्टर है दोस्तों, एक एक्सटर्नल फैक्टर है और एक हमारा इंटरनल फैक्टर है। क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है जो कि क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करता है। ए, एक्सेसिव लैंडिंग टू साइक्लिकल इंडस्ट्री, यानी साइक्लिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग। बी, लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, यानी क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग का लो क्वालिटी होना। सी, डेफिशिएंसी लोन पॉलिसी ऑफ बैंक की लोन पॉलिसी में कुछ डेफिशिएंसी होना। और डी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्री। तो दोस्तों इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है तो अदर कंट्री से कोई मतलब ही नहीं है, तो जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्री है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, नॉट पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेवलेंट मीन्स टू गैदर फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय से यदि फीडबैक लेना है तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर, प्रचलित और प्रेवलेंट मेथड है। जनरल सर्वे, क्लाइमेट सर्वे, डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट सर्वे। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लाइमेट सर्वे। इनमें से कौन सा MCLR का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा इंटरनल बेंचमार्क होता है। ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ऑप्शन बी, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR एंड SLR। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑप्शन डी, टेंडर पेमेंट। दोस्तों ये हमारा तीसरा बार है जो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। MCLR का कंपोनेंट जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड नहीं आता है दोस्तों। चलिए, मैंने पिक भी शेयर किया था पिछले वीडियो लेसन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी के तीनों हमारे MCLR के कंपोनेंट हैं। अब देखिए एक केस स्टडी है, लायबिलिटीज़ दे रखा है 5000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का 10 रुपये का है तो 5 लाख हो गया, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं 50,000, सॉरी, उसके बाद आप देख सकते हैं 8% 2000 प्री शेयर है और 100 रुपया है तो वो हो गया 2 लाख। और 4000 डिवेंचर है 100 रुपये का, 2000, सॉरी यहाँ गलती है, ये 10 की जगह 100 होगा, तभी तो 5 लाख पूरेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक मिस्टेक है, ये जो इक्विटी शेयर है तो पर का वैल्यू 100 रुपया है, गलती से मैंने 10 लिखा है यहाँ। रिजर्व 3 लाख है, क्रेडिटर 1.5 लाख है, बैंक ऑर्डर है 50,000 है, ये सब हमारे लायबिलिटीज़ हैं। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, ये सब दिया गया है। आपसे प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, वो है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट। अब प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएगा, सरप्लस आएगा। अब देखो डाटा तो दे रखा है, वैल्यू को पुट करना है, तो आप जब सब कुछ पुट कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 10 लाख रुपया, और इस बेसिस पे आप प्रोप्राइटर रेशियो निकालिएगा 10 लाख बटे 16 लाख, जो कि आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.625:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ MSE बोरोवर अंडर नायक कमेटी। देखिए ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से क्वेश्चन है, तो नायक कमेटी का जो टर्न ओवर मेथड है उसके थ्रू आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट निकालना है। यदि वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 100 लाख और मार्जिन बोरोवर का इस पास दे रखा है 10 लाख, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 लाख। दोस्तों ये तो पता है आपको, नायक कमेटी में क्या बताता है कि जो टोटल टर्नओवर है उसका 25% हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। और इस केस में टर्नओवर कितना है बताइए, इस केस में हमारा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 100 लाख का, तो टर्नओवर हो जाएगा 400 लाख का, सिंपल सी बात है। और जो 20% टर्नओवर का होता है उसे ही फाइनेंस करते हैं, बाकी 5% मार्जिन होता है। तो 400 का 20% निकालिए, कितना हो जाएगा 80 लाख। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। देखिए फिर से मॉड्यूल ए में आप आ जाइए। तो इस प्रकार से अभी हर एक क्वेश्चन पे ABCD में आप घूम रहे हैं और एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि ए का क्वेश्चन एक साथ मिलेगा, बी का एक साथ मिलेगा, सी का एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो एक होता है कि एग्जाम टाइम टेम्परामेंट आप यहाँ डेवलप कर रहे हैं। यदि आप इस तरह के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस को मेजर करता है कंज्यूमर लेवल पे, होलसेल लेवल पे, रिटेल लेवल पे, या एनी ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका रिटेल लेवल पे। तो CPI जो है रिटेल लेवल पे हमारा इंडेक्स को मेजर करता है, प्राइस को मेजर करता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस डिनोट दैट। दोस्तों मार्केट क्लियरिंग प्राइस जैसे ही आपके दिमाग जैसे ही दिखे, आप कुछ मत समझिए, इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये क्वेश्चन मनी सप्लाई एंड डिमांड से लिया गया है दोस्तों, यानी यूनिट नंबर 2। ऑप्शन ए है, ऑल सप्लाई ऑर्डर आर सेटिस्फाइड एंड बुक्स आर क्लियर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ऑल डिमांड ऑर्डर सेटिस्फाइड एंड बुक्स आर क्लियर्ड ऑफ ऑर्डर। ऑल सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर सेटिस्फाइड एंड बुक आर क्लियर्ड ऑफ ऑर्डर। फ्यू डिमांड्स एंड सप्लाई ऑर्डर आर सेटिस्फाइड एंड बुक्स रिमेन फील्ड ऑफ ऑर्डर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जितने भी सप्लाई डिमांड है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं और जितने भी बुक्स हैं वो ऑर्डर से क्लियर्ड है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किए थे, स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, स्टडी ऑफ वेल्थ और नन ऑफ दीज। दोस्तों ये जितने भी ऑथर है इसके बारे में मेरा जो क्विक रिवीजन सेशन है उसमें जाके आप देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है स्टडी ऑफ वेल्थ,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनुअल, इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा दोस्तों? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1+r बाई एन होल टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है हमारा। और ये r क्या है हमारा? नॉमिनल रेट है, n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स है। मैंने अच्छे तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी आप एक सादा कागज उठाइए और जो फॉर्मूला अभी से लेके 2 दिन तक जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते जा रहे हैं उसे उसमें नोट करते जाइए दोस्तों, सादा कागज में नोट करते जाइए फॉर्मूले को, और जितना बार लिख सकते हैं उतना बार लिखिए। ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, लिखते जाइए जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये काम का चीज़ है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। लास्ट टाइम में उसे एक बार देख के जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और नॉमिनल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड बताइए कितना होगा, क्योंकि सेमी एनुअल है यानी साल में 2 बार होगा, इसलिए 2 होगा, ठीक है। और हमारा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड टू पावर 2 तो -1 सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिलेगा 10.25%। 28वां नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे बढ़ा सकती है मार्केट में? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदकर, ऑप्शन सी है कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेकर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू यदि आरबीआई पैसा बढ़ाना चाहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खरीदेगी सिक्योरिटीज़ को, तभी तो वो खरीदेगी तो पैसा उसके एवज में पैसा देगी, जिसके कारण से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए सभी टॉपिक से क्वेश्चन मैं लिया हूँ और ये पूछा भी गया है दोस्तों, तो इससे आपका एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सामने आ रहा है। तो बिजनेस साइकिल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा गया, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ी में ये गलती मत कीजिएगा कि नहीं को नहीं पढ़ें। देखिए दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। कभी कभी मैक्सिमम टाइम यही गलती होता है कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। नॉट 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 यदि लिखा हुआ है तो उसे ध्यान से समझिए, नॉट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। पहला है इस सोज अ वेव लाइक मूवमेंट, दूसरा है इस साइक्रोनिक, तीसरा है लीनियर, और चौथा है हैव रेकरिंग साइक्लिक फ्लक्चुएशन। तो दोस्तों ये जो बिजनेस साइकिल होता है उसका वेव लाइक मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही है। साइक्रोनिक होता है, बिल्कुल सही है। रेकरिंग साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लीनियर होता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जब इंटायर लोन प्रिंसिपल को लोन पीरियड के अंत में रिपेमेंट कर दिया जाए तो ऐसे पेमेंट को क्या कहते हैं? बैलून पेमेंट, कंपाउंड पेमेंट, एन्युटी, टर्म पेमेंट। दोस्तों ये याद रखिएगा, बैलून पेमेंट इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मनी के पास टाइम वैल्यू है, ये इनमें से कौन सा कंसेप्ट दर्शाता है? ए है मार्केट वैल्यू, बी है फेस वैल्यू, सी है प्रेजेंट वैल्यू, और डी है BNC। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द फोर्स बिहाइंड द सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व के पीछे कौन सा फोर्स है? ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी टेक्नोलॉजिकल एडवांस, सी गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों याद रखिएगा सप्लाई कर्व के प्रति ये सभी के सभी फोर्स हैं। एक हमारा डिमांड कर्व होता है उस पर फोर्स होता है, और एक सप्लाई कर्व है उस पर फोर्स है, इसे देख के जाइएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए मॉड्यूल सी से क्वेश्चन है, टाइप बी पर्सनैलिटी डू नॉट डिपिक्ट द फॉलोइंग। जो टाइप बी पर्सनैलिटी होते हैं वो कौन सा चीज़ नहीं डिपिक्ट करते हैं? ए डज सेवरल थिंग एट वन टाइम, बी फील्ड गिटी व्हेन रिलैक्सिंग, थर्ड गेट इरिटेटिंग एट मैनर मिस्टेक। अब देखिए ए ऑप्शन ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो टाइप बी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो टाइप बी वाले जो होते हैं वो रिलैक्स पर्सन होते हैं दोस्तों, कल ही मैंने डिस्कस किया है, मैंने अपने एवीएम के मॉड्यूल सी के क्विक रिवीजन सेशन में भी डिस्कस किया है। टाइप बी वाले रिलैक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। वो हड़बड़ा के काम नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं कि 3-4 मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर से यहाँ डज नॉट लिखा हुआ है, तो डज नॉट वाले को ध्यान से पढ़िएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, IS एंड LM कर्व रिलेट विच ऑफ द टू वेरिएबल, यानी IS LM कर्व में y एक्सेस पे और x एक्सेस पे क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन बी है मनी एंड मार्केट, ऑप्शन सी है मनी एंड इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन डी है इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों IS LM कर्व यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटरेस्ट रेट और रियल आउटपुट गुड्स सर्विस मार्केट में के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नैरो मनी के अंदर क्या क्या आता है? ए करेंसी विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, पी है टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सी है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, डी है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो दोस्तों जब मैं नैरो मनी कर रहा हूँ तो समझिए M1 है, जब मैं ब्रॉड मनी कर रहा हूँ तो समझिए M3 है, ठीक है। ये सब चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो नैरो मनी में क्या क्या आएगा? पब्लिक के साथ जनता के पास जो पैसा है वो आएगा, डिमांड डिपॉजिट आएगा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आएगा। दोस्तों यदि आपको M1, M2, M3 समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे इस चैनल में एक ट्रिक मैंने समझाया है दोस्तों, ट्रिक से आपको दिमाग में फ्लो चार्ट भी समझाया था, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा M1, M2, M3।
बाकी कभी नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। तो उसको आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, और यदि पीडीएफ में देखना चाहते हो तो पीडीएफ आप इसमें पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मैनेजर वो क्या चाह रहा है कि वो बेटर आइडिया लेना चाह रहा है कि कैसे वेदर जो है इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 102 समर डे का डाटा को कलेक्ट किया, और उसका देखिए उसके बेसिस पे क्या एनालिसिस मिला, सम ऑफ स्क्वायर फॉर मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। देखिए समझिए बात को, जो डेली का टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम का डेली का टेम्परेचर है, उसका स्क्वायर किया उसने और सभी को जोड़ दिया, 120 दिनों का जोड़ दिया, उसको कितना मिला पता है, उसको मिला 10,250, ठीक है। अब देखिए उसने फिर क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेली किलोवाट आवर का था वैल्यू है, उसका स्क्वायर किया, एक एक वैल्यू को स्क्वायर किया और फिर सबको सम किया, वो मिला उसे 7,820। और टेम्परेचर टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी यूज को भी सेम काम किया, उसको मिला 7,370। ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बेसिकली एक तरह का केस स्टडी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोरिलेशन पूछा गया है। देखिए कोरिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, कोरिलेशन किसके किसके बीच, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर के बीच और डेली किलोवाट आवर के बीच। दोस्तों जब भी कोरिलेशन आएगा तो दो क्वांटिटी तो हो गई है ना, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। मैंने कोरिलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, उससे आप अप्लाई कीजिए दोस्तों। अब मैं समझाता हूँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोरिलेशन का फॉर्मूला है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था बताइए, ऊपर में क्या करते हैं याद है आपको, ऊपर में लिखते थे कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो दोस्तों ये जो 7,370 है यही तो हमारा कोवेरियंस है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, और नीचे में क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, देखिए दो क्वांटिटी होते हैं ना, तो एक का स्टैंडर्ड डेविएशन का और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस, और वेरियंस क्या होता है, वेरियंस होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज। तो हमें जो सम ऑफ स्क्वायर दिया गया है वो हमें हमारा वेरियंस है, और जब उसको अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों को रिलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये नंबरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, समझ रहे हैं बात को। और दोस्तों घबराना नहीं है कोरिलेशन के, कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है, उम्मीद रखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.823194। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब हमसे पूछा गया कि इस कोरिलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो पता है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.823194 अपॉन 102 माइनस 2। अब आप पूछिएगा कि 102 कहाँ से आया, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना दोस्तों, मैंने बताया था कि जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डाटाज होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, अंडर रूट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ कोरिलेशन बाई n माइनस एन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको 0.05676 आएगा। अब देखिए एस्टिमेशन का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है पॉपुलेशन कोरिलेशन के लिए। तो दोस्तों जब 95% दिया हुआ है, तीन वैल्यू याद रखिए दोस्तों, एक 95 का, एक 99 का और एक 68 का, ठीक है। तो 95 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड स्कोर होता है वो 1.96 होता है, तो 0.823194 तो हमारा मीन हो गया। प्लस माइनस देखिए फॉर्मूला क्या है बताइए, फॉर्मूला है एक्स प्लस जेड माइनस सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एक्स होता है, समझ रहे हैं बात को, वही फॉर्मूला है ऊपर। तो रूट एक्स हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, वो कितना है 0.05676। जेड का वैल्यू हमें पता है, सिग्मा का वैल्यू पता है 1.96, ठीक है। पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, प्लस माइनस का रेंज है तो 0.719। और ये देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है कि जेड स्कोर निकालना है पॉपुलेशन कोरिलेशन के लिए, टेस्ट फॉर H0 रो इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 14.499। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी हमारा केस स्टडी है, जिसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में डाटा दी गई है। कैपिटल रिसिप्ट नेट बोरोइंग 95, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, इंटरेस्ट पेमेंट 10, रेवेन्यू रिसिप्ट 80, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। तो हमसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछा गया, अरब में पूछा गया दोस्तों, ये सब डाटा अरब में दी गई है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिसिट जब भी है तो एक्सपेंडिचर माइनस क्या होगा, रिसिप्ट होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, रेवेन्यू रिसिप्ट है 80। दोस्तों डाटा को देखिए कभी नहीं घबराना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस पुट करना आना है। तो करेक्ट आंसर है 20 अरब। फिर नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फॉर्मूला तो पता होगा, याद होगा आपको, मैंने तरीका भी समझाया था, ट्रिक समझाया था याद करने का। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 110, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110, देखिए यहाँ डाटा दिया गया है, ठीक है।
ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी 100 है, यहाँ गलती से हाँ 100 + 110, और उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि 80 है सेपरेट कर लीजिए, और कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग यानी 95 को सब ऐड कर लीजिए तो मिल जाएगा 35। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट है 10, फिजिकल डेफिसिट है 35, माइनस कीजिए तो 25 मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग वाले टॉपिक से है। जो हमारा क्रेडिट एक्सपोजर होता है जो ग्रुप बोरोवर को दिया जाता है, नॉर्मल लिमिट 40% के बियॉन्ड कितना दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में। तो मेरा क्विक रिविजन सेशन है, मैंने सभी चीज़ों को क्लियर किया है। ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो दोस्तों याद रखिएगा 10%। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनी वाला। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी बाय आरबीआई इज डन थ्रू, यानी आरबीआई जो है लिक्विडिटी को कैसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है तो पहला है बोरोइंग रेपो ट्रांजेक्शन, बोरोइंग रिवर्स रेपो, लैंडिंग रेपो। दोस्तों आरबीआई जो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहती है तो वो क्या करेगी, बैंक से पैसा लेगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पैसा को लेना है और वो क्या करेगी, उसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम याद रखिएगा, नेशनल इनकम है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट का स्पेलिंग गलती हो गया है, COST होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कंपनी के बारे में, ये क्वेश्चन हमारा क्रेडिट डिलीवरी CA 47 नंबर क्वेश्चन। कंपनी के केस में पूछा गया है कि चार्ज जो है ROC के पास रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। कब से? दोस्तों क्वेश्चन ये ऐसा नहीं था, क्वेश्चन आपको डेट में दे दिया था कि जैसे मान लीजिए कि 20 अक्टूबर 2020 दिया हुआ था, ऐसे करके दिया हुआ था। तो बात वही है, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व करके ही आइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चार्ज क्रिएट किया जाता है ROC के पास, कब से 30 दिन को मेजर किया जाएगा। ऑप्शन ए है लोन की एप्लीकेशन डेट से, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट डेट से, ऑप्शन सी मॉर्गेज डेट से, ऑप्शन डी डिसबर्समेंट डेट से। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जिस दिन एग्जीक्यूट किया गया है उसके 30 दिन के अंदर ROC के पास चार्ज रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है फॉरफिटिंग कब किया जाता है। फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद आप लोग JIV में ही पढ़े होंगे। तो फॉरफिटिंग जो है ऑप्शन ए है विथ रिकोर्स, ऑप्शन बी है विदाउट रिकोर्स, ऑप्शन सी है विदाउट रिकोर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फैक्टरिंग। देखिए फैक्टरिंग या तो विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स हो सकता है। विदाउट रिकोर्स का मतलब तो क्लियर होगा ना दोस्तों आपको, कि यदि मान लीजिए डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए जो सेंडर है वो जिम्मेदार नहीं होगा, और जो फॉरफिटिंग है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉड्यूल सी से, स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ESB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से समझाया है लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या क्या आता है। ऑप्शन ए है स्पीच, इमोशन, रीडिंग एंड राइटिंग, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इमोशन। इमोशन को छोड़कर बाकी सभी के सभी लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल करती है, इमोशन हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट स्टेप क्या है। ए ऑब्जेक्टिव आर सेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, बी ऑब्जेक्टिव आर मैच विद रिजल्ट, सी एम्प्लॉय आर रिवार्डेड फॉर अचीविंग गोल, डी मैनेजर सेट गोल फॉर देयर डिपार्टमेंट। दोस्तों ये बुक का क्लिपिंग है, आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का पहला काम है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पहले सेट करो, उसके बाद आप गोल सेटिंग प्रोसेस जॉइंट प्रोसेस है, उसके बाद रिव्यू किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि पहले गोल को सेट किया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम से शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन मैं और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा आपको ये लेसन, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने एग्जाम जो भी 2 दिन बचा है उसमें। और फ्रेंड्स यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।